दिनांक 13 अप्रैल साल 1919, समय दोपहर के तकरीबन 3 बजे, स्थान अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आज का दिन बैसाखी का दिन था, खुशी का दिन था, सब जगह खुशी का माहौल था। उस दिन पंजाब के लोग तमाम ब्रिटिश सरकार का अत्याचार भूल चुके थे। सुबह से ही लोग अपने अपने लोगों के लिए गुरुद्वार में दुआएं मांग रहे थे। अमृतसर के गुरुद्वार से निकलने के बाद धीरे धीरे सब लोगों की कदम जालियांवाला बाग की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जालियांवाला बाग में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। दूर दूर से लोग यहाँ तक पहुँच रहे थे। ब्रिटिश सरकार के काले कानून के खिलाफ बिगुल फूंकने के जोश में थे। लेकिन इसी अमृतसर के शहर में एक ऐसा खूंखार बैठा हुआ था जो कि सुबह से ही अपनी आँख जालियांवाला बाग पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा था। जैसे ही जालियांवाला बाग में भीड़ लगनी शुरू हुई, तुरंत जनरल डायर के मुखबर में खबर पहुंचाई। हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने की आग में जल रहे जनरल डायर को जैसे जालियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होने की खबर मिली, उसने तुरंत अपनी सिपाहियों को तैयार करना शुरू किया। सिपाही भी अपनी बंदूकें तैयार करके बैठे थे। अब उन्हें बस डायर के इशारे का इंतजार था। डायर के एक इशारों पर वो किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे। डायर ने अपनी टुकड़ी तैयार की और धीरे धीरे ये टुकड़ी जालियांवाला बाग की तरफ चलने लगी। जनरल डायर अपनी खुली गाड़ी में बैठा था। पीछे पीछे डायर की टुकड़ी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यूं तो पूरे अमृतसर में धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन बंदूक से लैस इतने सारे सिपाहियों के एक एक साथ कदम ताल की आवाज़ सुनकर हर कोई सहम उठा था। शाम के लगभग 5:15 पर जनरल डायर अपनी फौज लेकर जालियांवाला बाग तक पहुंच गया था। इस बाग में पहुंचने के लिए एक ही सकरी गली थी, इसलिए डायर को अपनी बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। ऐसे में जालियांवाला बाग में से कांग्रेस नेता कन्हैया लाल भाटिया अपना भाषण दे रहे थे। जनसभा अपने पूरे जोर पर थी। हजारों की भीड़ बड़ी उत्साह से अपने नेता कन्हैया लाल भाटिया की बात सुन रहे थे। तभी बाग के भीतर आने वाले एकमात्र सकरी गली से सैनिकों की पैदल मार्च की तेज आवाज गूंजने लगी और इधर सभा के बैठे हुए पीछे लोग पीछे देखने लगे। फिर पैदल मार्च की आवाज कुछ ही पलों में कन्हैया लाल भाटिया के कानों तक पहुंच गई और फिर उनके लफ्ज मुंह जुबान पर ही रुक गए। जनरल डायर अपने ठीक बगल में बैठे कांस्टेबल हरमन सिंह की ओर देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोल उठा, शॉट देम ऑल। मैंने कहा गोली मार दो, कोई नहीं बचना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तकरीबन 150 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े हो चुके थे और उनके ठीक बगल में लाल आंखें लिए हुए जनरल डायर, पैरों में घुटने तक चमड़े के बूट, जिस पर खाकी रंग की गोल टोपी और हाथों में पॉलिश चढ़ा हुआ डंडा था। जनरल डायर ने पूरे मैदान में मौजूद भीड़ को एक बार घूर कर देखा और फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, टेक अ पोजीशन। बस इतना कहने के बाद तकरीबन 150 पुलिस वाले अपने घुटने तक बैठ गए और उन सभी ने भीड़ की तरफ बंदूक की नाल करते हुए पोजीशन ले ली। गन लोड, फायर। जालियांवाला बाग में लगातार चलती गोलियां और एक एक के अनगिनत लाशों को गिरने का क्रम लगा हुआ था। चारों ओर जान बचाने के लिए चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। इसे जो रास्ता मिलता वहां से वो निकलने की कोशिश करता था। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन जनरल डायर के गोली चलाने के फरमान के आगे यहाँ सब बेबस नजर आ रहे थे। डायर की सिपाहियों की गोलियां किसी की भी जाति, धर्म, लिंग, यहाँ तक को बच्चों को और बूढ़ों को भी नहीं भेद करती थी। जिस किसी के शरीर से ये गोलियां निकलती थी वो झटके में जमीन पर लाश के ढेर में तब्दील होता जा रहा था। जालियांवाला बाग में
जनरल डायर के 150 सिपाही लगातार तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक वहां पर उन्हें एक भी सिर उठा हुआ नजर नहीं आ रहा था। जान बचाने के लिए लोग बाग के भीतर बने हुए कुएं में कूदने लगे थे। माएँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद ही उन्हें उस कुएं में फेंकने लगी थी। लेकिन उस दिन बेकसूर हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए कुआं भी छोटा पड़ रहा था। जालियांवाला बाग अब शांत हो चुका था। अब तक मची भगदौड़ और तेज चीख पुकार हल्की सिसकियों में और कराह में बदल चुकी थी और इसी के साथ गोली की आवाज़ भी थम चुकी थी। जालियांवाला बाग में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां अभी थोड़ी देर पहले हजारों की भीड़ लगी थी, शोरगुल सुनाई दे रहा था, अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था। डायर के इशारे पर सिपाही उठ खड़े हुए और फिर से पैदल मार्च करते हुए उसी सकरी गली से होते हुए अपने गाड़ी में वापस जाने लगे। गली से बाहर जाकर जनरल डायर अपने गाड़ी में बैठा, फिर अजीब से संतुष्टि वाली मुस्कान लिए वहाँ से चल पड़ा। जालियांवाला बाग में हजारों निर्दोष और मासूम लोगों को घाट उतारा जा चुका था। बच्चे, औरतें, किसी को भी बचकर भागने का अवसर नहीं दिया गया। गोली चलाने वाले डायर ने ना तो कोई चेतावनी दी थी और ना ही भीड़ पर तनिक भी रहम किया था। जो सामने आया उसे गोलियों से भूनकर रख दिया था। मात्र 10 मिनट की इस फायरिंग हजारों लोग मारे गए और तकरीबन 2000 लोग घायल भी हुए। हजारों लाशें वहां पड़ी हुई थी। कुछ जिंदा लाशें भी थी जिनमें अभी भी हल्की सांसें चल रही थी। अगर उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी धड़कनें बंद होने से पहले ही बच जाते। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान इतना मजबूर था कि वो अपने ही आंखों से तड़प देखता जा रहा था, लेकिन किसी को भी बचा नहीं सका। इस हत्याकांड में न जाने कितने परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए, न जाने कितने कहानियां जालियांवाला बाग के मैदान में दफन हो गई। किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बेटे को खोया था, तो किसी ने अपना पूरा परिवार खोया था। अपने लोगों को बिना किसी गलती के आंखों के सामने मरते देखना कितना दुखद होता है, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और शायद कल्पना में भी हम उनके दुख की सीमा को महसूस भी नहीं कर सकते। जालियांवाला बाग के नरसंहार को 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके जख्म भारत के सीने में अभी तक मौजूद है। इन 100 सालों में इंग्लैंड ने ना कभी दुख जताया, ना कभी माफ़ी मांगी। हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, जलेबी खाते हैं और घर जाते हैं, पर बहुत कम लोग होंगे जो याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। आज जो हम हमारे देश में आज़ादी महसूस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बदौलत है।